हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 है ये। टॉपिक्स भी हैं इसमें कई आपके, और इतने भी नहीं है, 5 टॉपिक्स हैं, बट विल टेक 3 टॉपिक्स, ठीक है, पर वीडियो। और इसमें भी टॉपिक्स कुछ ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका टॉपिक्स कंप्लीट करके, मतलब आपका साइंस एंड टेक कल हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो गाइस, आज पार्ट 1 में ध्यान से समझना। देखो, आज मैं वीडियो बना रही हूँ, टुडे इज़ 28 अगस्त 2023, ठीक है। चंद्रयान 3 मिशन जो था उसकी सॉफ्ट लैंडिंग साउथ पोल पे बड़े प्यार से हो चुकी है, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, ठीक है। लेकिन उससे चलते कुछ और टेक्निकल चीज़ें थी, वो हम समझते हैं इस वीडियो के थ्रू। अब देखो, चंद्रयान 3 था वो सक्सेसफुली, आपको पता ही है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में सक्सेसफुली लॉन्च हुआ। अब देखो, इसके पैरेलल वीडियोस भी आपको पता है, अगस्त के मंथ में इतनी बड़ी अचीवमेंट हुई है, तो नेक्स्ट मैगजीन में आपको मिलेगा, है ना, सक्सेसफुल वीडियो भी। यहीं से रिवाइज कर लो, चंद्रयान 3 का ऑब्जेक्टिव क्या था, लॉन्च व्हीकल क्या थे, इंडिजिनस पेलोड्स क्या थे, वो सारा का सारा। अब देखो, जो लैंडर पेलोड्स था ना, समझ लो आप ये सारी चीज़ें क्या हैं, टेक्निकल टर्म्स जो हैं। लैंडर पेलोड्स जो था उसमें 3 चीज़ें थी, एक रम्फा एलपी, एक चैस्टी ई और एक इल्सा। अब ये म्यूर प्रोब है, बेसिकली एलपीज एल है क्या। अब ये क्या मेजरमेंट करेगा, ये वहाँ पे जाके नियर सरफेस प्लाज्मा को चेक करेगा, वहाँ के आयन्स इलेक्ट्रॉन्स को, वहाँ की डेंसिटी को जानेगा और देखेगा कि वो टाइम के साथ कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं। अल्टीमेटली इसीलिए हम भेज रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें जानना है कि चंद्रमा पर कैसी कैसी चीज़ें हो रही हैं। CHAST क्या है, चंद्रयान आपका सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, यानी कि आप थर्मल प्रॉपर्टी जानोगे लूनर सरफेस की, जहाँ जहाँ पोलर रीजन्स हैं, ठीक है, तो वो जानोगे। उसके बाद इल्सा यानी कि इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर आपकी सिस्मिक एक्टिविटी, यानी कि आप वहाँ पे जाके लैंडिंग साइट्स पे चेक करोगे कितनी सिस्मिसिटी कितनी है, ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर का, वहाँ पे ल्यूनर का आपका क्रस्ट कैसा है, मेंटल कैसा है। जैसे आप अर्थ के लिए क्रस्ट मेंटल कोर पढ़ते हो, तो वहाँ का जानने के लिए इल्सा का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो लैंडर पेलोड्स में ये 3 चीज़ें थी, ठीक है। अब आपका रोवर का पेलोड है, वो भी समझ लो आप। रोवर का जो पेलोड है उसके अंदर ऐसे ही AP एक्सेस है, जो आपका केमिकल कॉम्पोजिशन ल्यूनर सरफेस की जानेगा। ऐसे ही लेज़र वाला है, वहाँ पर है, वहाँ की मिट्टी के बारे में पता चलेगा, ल्यूनर लैंडिंग साइट्स के बारे में, वहाँ की रॉक्स के बारे में पता चलेगा। ऐसे ही प्रोपल्जन मॉड्यूल पेलोड है, जो आपको ये बताएगा वहाँ पर हैबिटेबल है। जैसे प्लैनेट अर्थ के लिए नियर इंफ्रारेड जो वेवलेंथ रेंज है वो 1 से लेकर 1.7 तक आपका रहता है, तो अभी वहाँ पर हैबिटेबल है या नहीं है, वहाँ पर कैसा है, उसके बारे में प्रोपल्जन आपका जो मॉड्यूल पेलोड वो आपको जवाब देगा। अब सबसे बड़ी चीज़ है, ये तो देखो लैंडर पेलोड मैंने आपको सारा बताया, उसमें रोवर के बारे में आपने जाना। लेकिन चंद्रयान 3 का ऑब्जेक्टिव था क्या? ऑब्जेक्टिव ये था कि हम सॉफ्ट एंड सेफ लैंडिंग करें ल्यूनर सरफेस पे, ठीक है। रोवर रोविंग ऑन द मून को अच्छे से, जो रोवर है जो मूव करेगा वहाँ पर जाके, वो कैसे डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, वहाँ पे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को इन सीटू कंडक्ट करना। मतलब इन सीटू समझते हो ना, जैसे आप का इसमें आपने एक तरह का इन्वायरमेंटल टर्म है, एक सीटू होता है, एक इन सीटू मतलब वहाँ पे चंद्रमा पर जाकर वहाँ की प्रॉपर स्टडीज़ करना, उसी जगह पर बैठ के, ठीक है। अब लॉन्च व्हीकल में यहाँ पर आपको पता है GSLV MK3 था, विल प्लेस किया गया, जैसे जी आपके चंद्रयान 2 मिशन में था, तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट आपका जो लॉन्च व्हीकल MK3 को इस्तेमाल किया गया। विल प्लेस द इंटीग्रेटेड मॉड्यूल इन इलेप्टिक पार्किंग ऑर्बिट में उसको रखा गया। अब जो इंडिजिनस पेलोड्स भी हमने अपने इस्तेमाल करे, जैसे मैंने आपको तीनों के बारे में बताया, लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्जन मॉड्यूल, है ना, इसके बारे में बताया, आपको रोवर के बारे में बताया कि जाके केमिकल एनालिसिस करेगा। लैंडिंग साइट जो आपकी सिमिलर रखी है चंद्रयान 2 की तरह, नियर साउथ पोल, है ना, मैं उसी के बारे में बेसिकली हमने जानना है। हम ऐसी पहली कंट्री जिसने साउथ पोल में इतनी सॉफ्ट लैंडिंग की है मून की, तो नियर साउथ पोल ऑफ द मून अराउंड हम 70 डिग्री को इसको पूरा लैंडिंग साइट इसकी वही होगी। अच्छा, चंद्रयान 3 में ये आपका ल्यूनर ऑर्बिट पे पहुंचेगा, है ना, मतलब हम तो पहुंच ही चुका है, लाइक तो अगस्त 23 ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। लेकिन याद रखना, लैंडर का नाम विक्रम था, रोवर का नाम प्रज्ञान था। इफ़ सक्सेसफुली चंद्रयान 3 अगर हो गया, तो चंद्रयान सक्सेसफुल तो हो ही चुका है, तो हम पहले मिशन ऐसे कर चुके हैं जो हमारा आपका साउथ पोल का लैंडिंग, हमने पहली कंट्री बन चुके हैं। अच्छा, इससे पहले भी सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, नॉर्थ पोल पर हुई है, लेकिन कौन कौन सी कंट्री कर चुकी है? US, रशिया एंड चाइना। तो वैसे तो हम मून पे तो सॉफ्ट लैंडिंग चौथी कंट्री बन गए हैं, लेकिन साउथ पोल पे करने वाले हम पहले हैं, ठीक है। अब देखो, सॉफ्ट लैंडिंग पे करते वक्त कुछ तो चैलेंजेस भी आए होंगे, है ना, तो उस चैलेंजेस को भी यहाँ डिस्कस किया हुआ है।
तो पहले बार डिफ़िकल्ट टेरेन थी, अनएक्सपेक्टेड सडन टेरेन थी, जिसकी वजह से एल्टीट्यूड सेंसर एरर आ सकते हैं, सॉफ्टवेयर ग्लिचेस हो सकते हैं, क्योंकि टेरेन जब टफ हो तो वहाँ पर ये सब चीज़ें टेक्निकल एरर होना एक कॉमन सी बात है। फिर डिस्टेंस की अगर बात करोगे तो जब लैंडर सेपरेट होता है ना प्रोपल्जन मॉड्यूल से, तो फिर वो एक ऑर्बिट में एंटर करता है। अब वो 100 किलोमीटर इंटू 30 किलोमीटर ऑर्बिट है, जो कि आपका मून से 100 किलोमीटर फार है एंड क्लोजेस्ट टू लाइक 30 किलोमीटर। इसका मतलब ये है बेसिकली, ठीक है। अब जो इसका डिस्टेंस का लैंडर सेपरेट हो रहा है तो उसके लिए एक प्रॉब्लम है, लाइक चैलेंज है कि कैसे वो उसको कर पाएगा सूटेबल। अब स्पीड की बात करोगे तो सॉफ्ट लैंडिंग में जो लूनर मॉड्यूल है उसमें आपकी स्क्रीमिंग स्पीड जो होगी वो 6000 पर किलोमीटर से 20 होगी। मून में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, पैराशूट जो है वो आपका स्लो द डिसेंट कर देगा उसको पूरा का पूरा। लूनर का डस्ट एक कैमरा लेंस में पता चल रहा है कि लूनर में डस्ट है, इसकी वजह से हो सकता है फॉल्टी रीडिंग आए। ये सारे के सारे ना चैलेंजेस आपको लिखने हैं कि जब सॉफ्ट लैंडिंग कराने से पहले के कितने सारे चैलेंजेस थे। अब चंद्रयान 3 प्लान्स टू टैकल दिस, कैसे इसको करेगा, तो भाई अच्छा हमने प्लान करा तो ये ज़रूर आपको बात लिखनी है कि हमने इन सारी प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करा। तो हमने क्या करा, लार्जर लैंडिंग साइट बनाई, हमने एरिया ऑफ जो लैंडिंग था उसको एक्सपेंड कर डाला। सबसे पहला जो प्रॉब्लम था ना, हमने इसको ही ठीक करा। उसके बाद हमने अपनी लैंडिंग की वेलोसिटी को इंक्रीज़ कर दिया ताकि लैंडर क्रैश ना हो जाए, ब्रेक ना हो जाए, टूट टाट ना जाए। हमने अपने थ्रस्टर्स को इम्प्रूव करा। जो प्रोड्यूसर्स था उसमें 5 थ्रस्टर्स थे, दिस मिशन लैंडर्स हैज़ ओनली 4, ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। तो हमने थ्रस्टर्स मेंटेन करे, हमने रिगरस टेस्टिंग करते रहे। हम वहाँ के टेम्परेचर की, कोल्ड है मून में तो उसको कैसे करना है, उसकी सारी सिचुएशंस को जान के हमने उसके बाद करा है ये काम, ठीक है। मतलब हमने पिछले जो गलती की उसका सीख कर अपना काम किया। अदर कुछ इम्प्रूवमेंट किया, इसरो ने लार्ज सोलर पैनल्स लगाए, फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करा, ये सब काम किए हमने, है ना। अब वाई, मतलब वाई द साउथ पोल ओनली, मून का हमने साउथ पोल का रीच क्यों करा, ये क्वेश्चन आ सकता है ना, हमने नॉर्थ पोल क्यों नहीं करा। तो साउथ पोल को करने से कुछ सर्टन एडवांटेजेस हैं, इस वजह से हमने करा। जो देखो क्रेटर्स होते हैं ना, वो कई बार हमारे आपके इस वजह से अनटच रहे हैं, बाय सनलाइट की वजह से हमारे जो क्रेटर्स रहे हैं वो आपके अनटच रहे हैं बिलियंस ऑफ ईयर्स हो। क्रेटर का मतलब समझ लो, लार्ज होल इन द ग्राउंड बेसिकली। तो इसकी वजह से आपका क्या होता है कि अनडिस्टर्ब्ड रिकॉर्ड रहे हैं सोलर सिस्टम ओरिजिन के। अब ये परमानेंटली क्या करता है, क्रेटर्स को शट डाउन कर देता है और एस्टिमेटेड टू होल्ड इनफ वाटर। और ये पोटेंशली फ्यूचर मिशंस के लिए बहुत ज़रूरी था। जब बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा ग्राउंड होल होगा तो उसमें पानी भरेगा, तो उसको आप फ्यूचर मिशंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, इसका पोजिशनल एडवांटेज ये है, फ़ायदा ये था कि इससे आप ना सूटेबल है पिट स्टॉप फॉर फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। यहाँ पर आपको कुछ ट्रेसेस मिलेंगे, क्या आपको हाइड्रोजन मिलेगा, अमोनिया मिलेगा, मीथेन मिलेगा, सोडियम, मरकरी, सिल्वर मिलेगा, और ये सारे के सारे क्या हैं, एसेंशियल रिसोर्सेज हैं। तो क्यों ना स्टडी करा जाए। अब जितने भी हमारे प्रीवियस स्पेसक्राफ्ट गए हैं जिन्होंने मून पे लैंडिंग करी, वो इक्वेटोरियल रीजन्स पे जाते थे, हम गए साउथ पोल पर। अब इक्वेटोरियल रीजन्स पे क्यों भेजते थे वो मून लैंडिंग का, क्योंकि वहाँ पे ईजी और सेफ होता है लैंड करना नियर इक्वेटर। क्यों, क्योंकि वहाँ का जो टेरेन टेम्परेचर है वो हॉस्पिटेबल है, और दूसरा सनलाइट वहाँ अबेंडेंस में होती है, तो कुछ प्रॉब्लम इस कदर नहीं आती जैसे पोलर रीजन्स में आती है, क्योंकि टेरेन बहुत टफ है, जिनकी लाइट ठीक से नहीं पहुँच पा रही, और लाइक दिस, ठीक है। तो ये सब आपका। उसके बाद अभी देखो साउथ कोरिया आपका, ये सारे लोग अभी कोशिश कर रहे हैं, रिसेंट लूनर मिशन एंड प्लान मिशन हैं, वो जहाँ जहाँ जाएंगे तो उनके नाम वगैरह याद रखना। जैसे रशिया का पूछो, ऐसे लूना 25 याद रखना, यूएसए का एटमिस सेकेंड है, इसराइल का स्पेस आइल्स बेरीशीट 2 है, जापान का है, साउथ कोरिया का डोनूरी है, जापान का स्पेस हकुटो आर मिशन है। तो ये मिशंस के नाम याद रखो, आपको उसमें हेल्प मिलेगी पेपर में। तो ये तो हमें साइंस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, कंक्लूजन है ना, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी लैंडेड सॉफ्टली। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है ब्लैक होल से रिलेटेड। अब देख लो ब्लैक होल ना, पहले आप समझ लो होता क्या है, पहले देख लो कैसा है। ऐसा ऐसा ब्लैक होल नज़र आता है आपको, ठीक है। अब ये कहाँ नज़र आता है ये भी सुन लो आप। ब्लैक होल वो एक जगह है स्पेस में जहाँ पर ना ग्रेविटी इतना ज़्यादा पुल करती है कि लाइट तक भी कैन नॉट गेट आउट। मतलब ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि वो मैटर जो होते हैं ना, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, आपका लिक्विड सॉलिड सारा का सारा, मतलब इतना ज़्यादा बुरी तरह से, मतलब ये स्ट्रांग फोर्स लगा के मैटर्स को स्क्वीज कर लेती है टाइनी स्पेस में। तो ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग होती है यहाँ पर। अब समझ लो पहले ब्लैक होल्स का फॉर्मेशन, फिर आई विल टेल यू दैट टॉपिक होल, है ना। जितने भी ब्लैक होल्स है ना वो आपको लार्ज स्टार्स के रेमिनेंट में मिलते हैं, जो आपका सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से जो डाई हो गए थे ना उसकी वजह से।
हमारे सन में विल नेवर टर्न बैक इनटू ब्लैक होल एज इट इज़ नॉट अ बिग इनफ टू मेक अ ब्लैक होल। तो सन में तो नहीं दिखा। कुछ फीचर्स ब्लैक होल के ये होते हैं, इनविजिबल है, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। कोई भी ब्लैक होल आपको सोलर सिस्टम पे अर्थ टू फॉल इनटू इट नहीं मिलेगा। 2019 में साइंटिस्ट ने पहली बार ऑप्टिकल इमेज ब्लैक होल की ली। कहाँ पे ली? सेंटर ऑफ गैलेक्सी, जिसका नाम था गैलेक्सी में मैसियर 87, वहाँ पे दिखा है, वो भी टेलीस्कोप की मदद से दिखा। इसको आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, किसको? ब्लैक होल को, क्योंकि ये रेडिएट लाइट इमिट ये सब नहीं करता है। ठीक है, एरिया जो आपके बाउंड्री के आउटसाइड है, आपके इवेंट हराइजन के आउटसाइड है, वहाँ कुछ नज़र आएगा, कुछ रेडिएशंस, कुछ आपके विजिबल लाइट नज़र आएंगी। तो इसमें आप समझ लो एक ऐसा एरिया जहाँ खूब सारी गैस है, क्लाउड प्लाज्मा भरा पड़ा वायलेंटली, वहाँ पर आपको ब्लैक होल नज़र आता है। ठीक है, ब्लैक होल के बारे में। अब ब्लैक होल की स्टडी करने की साइंटिस्ट को क्या ज़रूरत पड़ गई? तो पहली ज़रूरत क्यों थी कि फंडामेंटल थ्योरीज़ को टेस्ट करने के लिए कि यूनिवर्स कैसे वर्क कर रहा है, कैसे गैलेक्सीज इवॉल्व होती हैं, इसका जवाब मिलेगा आपको। ग्रेविटेशनल वेव्स की डिटेक्शन हो जाएगी। आपकी जो लाइट्स बेंड करती हैं अराउंड ब्लैक होल, उससे ना आपको जो मटेरियल वहाँ पर है ना, जो बिहाइंड द ब्लैक होल है, उसके बारे में जानने को मिलेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में और जानने को मिलेगा, इसलिए किया जा रहा है। अब यहाँ पर ना रिसेंटली देखो ब्लैक होल्स का क्लास मिला ना, टाइम डिलेशन से डिमॉन्स्ट्रेट करा। अब टाइम डिलेशन क्या होता है? इसका मतलब है कि जो टाइम पास कर रहा है ना, डिफरेंट रेट्स और डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिए, सबके लिए अलग होता है। वो रिलेटिव मोशन पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड की पोजीशन पे डिपेंड करता है। आइंस्टाइन ने जब टाइम ऑफ रिलेटिविटी दिया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, तो टाइम डिलेशन उसी का कॉन्सिक्वेंस है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टाइम और स्पेस इंटरविंग्ड है, बेसिकली इंटरविंग्ड है। यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, आपको पता ही, ऑल डायरेक्शन में एक्सपेंड कर रहा है। बिग बैंग की थ्योरी आपने पढ़ी है। तो दिस अकरेंस बिकॉज ऑब्जेक्ट्स जो है उसमें बहुत सारा मास है, उससे वो स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल आपका फील्ड बना देता है। जितनी ज़्यादा ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग होगी उतने ज़्यादा स्पेस टाइम कर्व्स बनेंगे और उतना कम आपका आगे वो प्रोसीड करने में होंगे। तो प्रेजेंट जो फाइंडिंग है ना टाइम डिलेशन की, उसमें बताया गया कि 7 बिलियन ईयर्स पहले ऐसा ऑब्जर्वेशन सुपरनोवा पे देखा गया था। तो रिसर्चर्स अभी कुछ एवरल आपके क्वासर्स आ रहे हैं, तो ब्राइटनेस जितनी क्वासर्स की थी अगर कंपेयर करे जाए आपके एग्जिस्टिंग क्लास से, तो उसमें सर्टन फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रही हैं। तो आप समझ रहे हो, अल्टीमेटली योर मेन फोकस इज दिस, फंडामेंटल थ्योरीज को और स्ट्रांगली जानना, ये सब करना। ठीक है, तो दिस इज अबाउट गाइस ब्लैक होल्स। ब्लैक होल समझ आना चाहिए आपको, वो ज़रूरी था। नेक्स्ट टॉपिक इज और न्यूट्रिनो पार्टिकल्स। पहली बार देखो साइंटिस्ट को ना न्यूट्रोनोज नज़र आए हैं मिल्की वे के सेंट्रल डिस्क में। अब मिल्की वे समझते हो ना आप क्या है? मिल्की वे बेसिकली ह्यूज कलेक्शन है गैस का, डस्ट का, बिलियन ऑफ स्टार्स का सोलर सिस्टम पे, और उसको होल्ड किसने कर रखा है? ग्रेविटी ने। तो गैलेक्सीज कैन भी स्पाइरल शेप्ड होती हैं। ये मिल्की वे जैसे आपको स्पाइरल शेप का मिलेगा, लाइक दिस, तो कुछ है ना ऐसे आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। उसके अलावा मिल्की वे समझ आ गया, यहीं पर आपको क्या मिला है? न्यूट्रिनोज मिले। डेटा कलेक्ट किसने किया? आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ पे पहली बार मिल्की वे में गैलेक्सीज में तो आप लेंस लगा के देखा इन्होंने न्यूट्रिनो पार्टिकल्स को। फंडामेंटली डिफरेंट होते हैं ये, आपके रेडियो वेव्स और इन सब से ना अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि ना ये फंडामेंटल प्रिंसिपल जो होते हैं, जैसे कि ना ये एक तो याद रखना, न्यूट्रोनोज एटम का पार्ट नहीं होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन क्या एटम का पार्ट है, ये पार्ट नहीं होते हैं, इसी वजह से कभी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स में होंगे ही नहीं। ये टाइनी मास है, इसका कोई चार्ज नहीं होता, हाफ स्पिन करते हैं, ये ट्रैवल करते हैं स्पीड ऑफ लाइट, आपके लाइट में, स्ट्रेट लाइन में अपने सोर्स के अकॉर्डिंग, और ये रेयरली दूसरे मैटर्स के साथ कोई इंट्रैक्शन नहीं है। कह सकते हो आप घोस्ट पार्टिकल है एक तरह का। आउट नंबर करते हैं जितने भी एटम्स हैं यूनिवर्स में, खाली ग्रेविटी से अफेक्ट होते हैं और वीक फोर्स से अफेक्ट हो जाएंगे। 3 तरह के न्यूट्रोनोज होते हैं, इलेक्ट्रॉन, टो न्यूट्रोनो और म्यू न्यूट्रोनो। दे कैन चेंज फ्रॉम वन टू अनदर टाइप में हो सकते हैं, जैसे जैसे ट्रैवल करते हैं, तो उसी ट्रैवलिंग की वजह से इनको न्यूट्रोनो आइसोलेशन कहते हैं। अब सोर्स क्या है न्यूट्रोनोज का? तो देखो ये ना गैलेक्सीज में दिखते रहे हैं, वहीं से इमिट होते हैं इंटरस्टेलर मैटर्स के थ्रू, या ये सन के सन जैसा स्टार है ना, उसकी वजह से ये एक्सपेंड होते हैं। जितने भी आपके न्यूट्रोनोज अराउंड अर्थ हैं वो सन की वजह से ही आए हैं, सन के कोर से ही प्रोड्यूस हुए हैं वो। अब न्यूट्रोनोज की स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है? पेपर में ये लिख कर आना है आपको कि इसकी स्टडी करने से ना आपको कुछ वायलेंट एस्ट्रोफिजिकल सोर्सेज मिलेंगे कि स्टार एक्सप्लोड क्यों करता है, या गामा रे बर्स्ट कैसे करती है, या आपके न्यूट्रोनस प्रोड्यूस कैसे होते हैं, या बेसिक फिजिकल लॉ आपको पता चलेगा कि टूल्स क्या है बेसिकली। तो हमारी जो अर्थ है ना उसमें न्यूट्रोनस प्रोड्यूस होते हैं जब आपका अनसस्टेनेबल एटम आपका डीके हो, विच हैपन्स इन द प्लैनेट्स कोर एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी होता है। आपके पार्टिकल एक्सीलरेटर्स के थ्रू ये करा गया है। जैसे बनाना इमिट करोगे ना, इवन अ बनाना इमिट्स न्यूट्रोना, सोचो आप,
केला दे कम फ्रॉम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, यानी जो आपका पोटेशियम है फ्रूट है रेडियो एक्टिविटी से आ रहा है ना, तो बनाना भी न्यूट्रिनोस करता है। अब डिटेक्शन कैसे होगी, तो मैंने आपको बताया इंटरेक्ट विद आई के दूसरे पार्टिकल्स के साथ, आइस के साथ थोड़ा वीक फोर्स से करता है, हलचल करता है, इंटरेक्ट करता है। तो प्रपोजन होगी आपका इंडियन बेस्ड न्यूट्रॉन ऑब्जर्वेटरी है, वो आपको इसको स्टडी कर रहा है, इसीलिए यही सबसे ज़्यादा स्टडी करता है एटमॉस्फेरिक न्यूट्रॉनोस को। न्यू पार्टिकल्स आपको मिलेंगे, ट्रेवल करेंगे आपके लाइट में, स्काई में, है ना, इस तरह से आपका ये ट्रेवल करता है। तो मेन मकसद आपको समझ आया न्यूट्रॉनोस का, इसका स्टडी करने से आपको क्या मिलेगा, न्यूट्रॉनोस कैसे प्रोड्यूस होते हैं, आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पता चलेगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अभी हम साइंस एंड टेक को थोड़ा धीरे धीरे पढ़ते हैं, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप भी प्रिपेयर करो। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट अस नो, कमेंट सेक्शन में आप अपना बताइए कहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा हो, बताओ। पर जितना बताया जा रहा है ना उतना मन में रखो, वीडियो को 3, 4, 10 बारी पढ़ोगे, करोगे रिवाइज तो हो जाएगा। साइंस से डरो नहीं, उसको उस पर हावी हो जाओ, आप उसको अच्छे से करो, जैसा बताया जा रहा है वैसे। वीडियो आपको बहुत पीएम पाठशाला पूरा कोशिश करेगा कि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। जो चीज़ समझने वाली है वो समझनी है, उतना ही लिख के आना होता है साइंस में, दिस इज़ अ प्लस पॉइंट, ठीक है। तो थैंक यू सो मच जी, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।